नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे मित्र और विकास प्राधिकरण सेवा से अवर अभियंता के 25 जून 2022 में सेवानिवृत्त श्री कृष्णपाल सिंह जी मौजूद हैं। कृष्णपाल सिंह जी अर्बन प्लानिंग एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी हैं और इन्होंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में करने के बाद से अपनी सेवा के दौरान ही AMI भी सिविल इंजीनियरिंग में किया है, उसके बाद MBA किया है और LLB भी किया हुआ है और विकास प्राधिकरण के लिए एक निधि रहे हैं अपनी सेवा काल में। विकास प्राधिकरण के विभिन्न शहरों में तैनात रह के आपने विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूमि के अर्जन, भूमि के कब्जा लेने और भूमि की नाप करने संबंधी कार्यों में अपनी दक्षता दिखाते हुए बहुत सफलता हासिल की है। विकास प्राधिकरण को आगे अगले पायदान पर ले गए हैं। आपकी वजह से ही विकास प्राधिकरण की कई योजनाएं सफल हो गई और जहां पर भूमि के सीमांकन में कोई भी विवाद नहीं आया है। जितनी भूमि हमने अधिग्रहित की थी उतनी मौके पर हमें मिल गई। जब दोबारा से नाप हुई सी लेआउट बनाएगा तो भूमि में कोई अंतर नहीं आया। आप इस मामले में एक्सपर्ट हैं, तो आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज दोस्तों कृष्णपाल सिंह जी से हम जानेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों को भूमि संबंधी विवादों से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जब किसी पिता के निधन के बाद उनकी संतानों के बीच भूमि का बंटवारा होता है या उत्तराधिकार में किसी अन्य को मिलती है और मौके पर जब लेखपाल या तहसील के लोग जाके उसका सीमांकन करते हैं या बंटवारे के लिए कोराबंदी करते हैं, तो आपने देखा होगा रोज पेपर में निकलता है कि अधिकांश लड़ाई झगड़े गाँव में जमीनों के बंटवारे को लेकर हैं या उसके सीमांकन को लेकर है। तो जमीन के बंटवारे पर मौके पर जब लेखपाल नाप करता है तो पुरानी पद्धति जो भी तहसीलों में चल रही है वो क्या है, और आज की परिस्थितियों में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो इन परिस्थितियों में क्या पुरानी पद्धति को अपडेट करके नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करके नई टेक्नोलॉजी अपना कर क्या उस सीमांकन और जमीन के नाप को आज की टेक्नोलॉजी से करने में सहूलियत मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस संबंध में हमारे कृष्णपाल सिंह जी सरकार के सामने कुछ सुझाव भी रखेंगे और आप लोगों की जानकारी बढ़ाएंगे ताकि आप अपने विवादों को आसानी से हल कर पाएं और विवाद आने की स्थिति ना ही हो। मेरे चैनल का उद्देश्य यही है, अगर आप पहले से जानकारी रखेंगे तो विवाद आने की स्थितियां काफी कम हो। तो कृष्णपाल सिंह जी से अनुरोध है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ बिंदुवार ऐसे समझाएं कि ताकि आसान भाषा में वो समझ पाएं कि विवादों को कैसे कम किया जा सकता है, विवादों के कारण क्या है और सरकार इसमें क्या काम कर सकती है। जी, मैं प्रयास करूंगा। मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की जो संहिता 2006 है उसके विभिन्न प्रोविजंस हैं और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 1952 से जो जगीरदारी उन्मूलन एक्ट लागू था, जिसको सिंपल भाषा में JD एक्ट भी बोलते हैं, वह 2006 के बाद संहिता के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में संहिता 2006 ही इसमें चल रही। तो इसमें जो विभिन्न धाराएं मैं बोलूँगा वो उसी संहिता से संदर्भित। प्राय ऐसा होता है कि जब किसी ग्राम क्षेत्र का सीमा या खेत की सीमा जो होती है, जिसको हम गाटा संख्या कहते हैं, वो वहाँ के सजरा प्लान पर लेखपाल के द्वारा सजरा प्लान रखा जाता है। तो उसमें जो राजस्व संहिता की धारा 20 है उसके अंतर्गत सीमा का निर्धारण किया जाना, यानी कि सक्षम अधिकारी जैसे जिला कलेक्टर जिले के लेवल पे सबसे सक्षम अधिकारी हैं, उनके द्वारा उनके सबऑर्डिनेट्स जैसे अपर जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी जिनको SDM साहिबान बोलते हैं, तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार महोदय, राजस्व निरीक्षक, कानून गो, लेखपाल, ये चेन होती है जो जिले में इस सिस्टम से के लिए रखी गई है और जो उत्तरदायित्व। अब इसमें जो धारा 20 है उसके अंतर्गत सीमा का निर्धारण राजस्व विभाग द्वारा अभिलेखों में किया जाता। अब उसके पश्चात जब भूमि के मेड़बंदी के दौरान या मेड़बंदी के उपरांत या मेड़बंदी ना रहने पर आपस में जब इसका लेकर के लोगों के बीच में भ्रम पैदा होता है या कोई व्यक्ति नहीं जान पाता कि मेरा खेत कहाँ है या मेरे खेत का मेड़बंदी नहीं है, तो उस व्यक्ति को राजस्व संहिता की धारा 24 के अंतर्गत संबंधित SDM के न्यायालय में आकर एक एप्लीकेशन दे करके प्रार्थना करनी होती है।
कि मेरी मेड़बंदी दोबारा करा दी जाए, जिसको साधारण भाषा में पैमाइश करना भी कहते हैं। अच्छा कृष्णपाल सिंह जी, जो लोग सेवा में हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, बाहर रह रहे हैं, तो उनको अपनी जमीन का पता नहीं रहता कि कौन से खेत की मेड़ कहाँ पे थी। अब 4 भाइयों में बंटवारा करना है तो कैसे बंटवारा करें, सीमांकन कैसा हो, तो मेरे ख्याल आपकी ये जानकारी उन लोगों के लिए भी हित में होगी। वो उस तरह का कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वो जानना चाहता है कि मेरे खेत की मेड़ कहाँ पर है, या मेरे खेत की मेड़ बरसात में किसी कारण से मान लीजिए बह गई, दोबारा से मेड़बंदी करानी है, तो उसको धारा 24 में साधारण भाषा में उसको बोलते हैं पैमाइश कराना, रीमेजरमेंट कराना, या खेत की सीमा का पुनर्निर्धारण करना। तो इसकी प्रक्रिया ये है कि उसके लिए एक एसडीएम साहब की कोर्ट में एप्लीकेशन देनी है, और एसडीएम साहब उस एप्लीकेशन का संज्ञान लेंगे, संज्ञान लेके संबंधित कानूनगो को, लेखपाल को आदेशित करेंगे और उसका परीक्षण करेंगे, और ये भी देखेंगे कि यदि उसकी सीमा पे किसी का कब्जा है या किसी ने उसकी व्यतिक्रम किया हुआ है, इसका भी परीक्षण कराएंगे। और उसके बाद में अगर पाया जाएगा कि किसी ने ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा कर लिया है तो उसको हटाएंगे भी और उसको कब्जा भी दिलाएंगे। ये धारा 24 में किया जाता है, और इसकी लिए राजस्व संहिता में एक टाइम लिमिट भी तय है कि जिस दिन आप आवेदन करेंगे, जिस दिन आपकी पहली एप्लीकेशन पे डेट लग जाएगी, उसके 30 दिन के अंदर एसडीएम साहब इसका निर्धारण करा। और इसके पश्चात अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, चाहे वादी या प्रतिवादी, तो उसको अगले 30 दिन के अंदर आयुक्त महोदय, कमिश्नर साहब के यहाँ अपील करने का भी इस धारा में प्रोविजन है। अगर एसडीएम के आदेश से आवेदक संतुष्ट नहीं है, आवेदक या उसका प्रति आवेदक दोनों में से कोई संतुष्ट नहीं है, तो अपने उस आदेश को जो एसडीएम ने किया है उसके लिए अपील कर सकता है आयुक्त महोदय के यहाँ। एसडीएम के आदेश होने के आगामी 30 दिन के 30 दिन की लिमिट है, और उसमें जो कमिश्नर साहब के द्वारा आदेश दिया जाएगा वो इस धारा में फाइनल मांग। अपील में जब कमिश्नर साहब उसकी सुनवाई कर लेंगे, दोनों पक्षों को सुन लेंगे, और जो आदेश कमिश्नर साहब के द्वारा दिया जाएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो अंतिम आदेश होगा। क्योंकि राजस्व परिषद के बाद मंडल स्तर पर कमिश्नर एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होते हैं इस राजस्व संहिता के अनुसार। और दोस्तों एक इसी तरह का सीमा के बाद एक और होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा खेत है, उसमें सरकार ने पट्टे कर दिए, या बहुत भाइयों में आपस में परिवार में बट गया खेत, अब उसका क्या है, उसके जोत को, मैं मतलब कृषि के संबंध का शब्द होता है जोत, उसको लेकर के आपस में विवाद है। ये सबसे बड़ा विवाद होता है तहसीलों में कि हमारा बहुत बड़ा खेत था, या हमारे चाचा की ज़मीन अलग हो गई, हमारी ज़मीन अलग हो गई, या हमारे बच्चों की ज़मीन अलग हो गई, हमारे भाई की ज़मीन अलग हो गई, तो एक तरह से जोत का विवाद होता है। तो इसके लिए जब ये विवाद होता है, इसमें सभी जो उसके हितबंद व्यक्ति होंगे, वो सब या कोई एक भी जाकर एसडीएम साहब के यहाँ धारा 116 में एप्लीकेशन देता है। उसके लिए धारा 116 में प्रोविजन है कि आप जाएंगे, और उसमें नियम यह है कि सभी हितबंदियों को उसमें जाना, मतलब नाम उनका होना चाहिए। और इसके बाद में एसडीएम साहब तहसीलदार साहब के माध्यम से उसका फिर से पूरे खेत के अंदर उनकी जो धारित, यानी उनके द्वारा जो लैंड होल्डिंग है विरासत के द्वारा, या जैसे 4 लोग पारिवारिक हैं, 2 लोगों ने खरीद ली है, तो उनके आपस का उप विभाजन इस धारा में कराया जाता है। तो ये मुकदमा भी अदालतों में सबसे ज़्यादा पेंडिंग मैंने देखा है। मैंने अनुभव में सबसे ज़्यादा धारा 24 और धारा 116 के ही मुकदमे देखे हैं, और वकील लोग भी इसमें परेशान रहते हैं। आए दिन अभी अखबार में पिछले दिनों छपता रहता था कि इतने मुकदमे कचहरी में पेंडिंग है। डीएम साहब का भी कानपुर में एक दिन स्टेटमेंट आया था। तो ये धारा 24 और धारा 116। और दोस्तों एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये दोनों मुकदमे एक साथ नहीं चल सकते। अगर आपने धारा 24 किया हुआ है तो पहले उसका निपटारा होगा, फिर धारा 116 का जा सकता है। और अगर आप धारा 116 का मुकदमा कर रहे हैं तो धारा 24 का, मतलब ये दोनों मुकदमे एक साथ नहीं चल सकते। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से रिव्यू कर दीजिए धारा 24 और देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा सर, धारा 24 में सीमा के विवाद का निर्धारण, धारा 24 सीमा के विवाद के निर्धारण के, उसमें क्या होता है कि एक काटा का
बाकी गाटाओं के बीच का वो किया जाता जी, है, बिल्कुल। सीमांकन, जी। मेड़बंदी इसे बोलते जी, हैं, ठीक है। पैमाइश करना बोलते हैं। और धारा 116 में उस खेत के अंदर, उस गाटा के अंदर पारिवारिक विभाजन जो विभाजन है, चाहे पारिवारिक विभाजन है, चाहे चाहे विक्रय का हो। किसी ने 6 लोग थे एक परिवार में, 2 ने बेच दिया, तो 4 परिवार के हैं, 2 बाहर से आए हुए हैं, तो उनके आपस में ये होता है कि भी मेरी किधर से होगी, तुम्हारी किधर से होगी, तुम्हारी किधर से होगी। दोनों धाराओं में सीमाएं अलग है। उसे पूरे खेत का बंटवारा करना गाटे का, इसमें गाटे के अंदर का बंटवारा करना। ये धारा 116 में किया है। और इसी दोनों मुकदमों में सबसे ज़्यादा मुकदमे प्राय तहसीलों में चलते हैं। और इसी के साथ मैं ये जो इसके बाद की व्यवस्था बताना चाह रहा हूँ सर, कि जब किसी गांव की भूमि का सबसे आरंभ में मैंने प्रबंधन बनाया जाता है, तो उसको कैसे बनाया जाता है, और उसको राजस्व संहिता की धारा 48 का अगर हम संदर्भ लें, तो उसमें क्या है कि जो खेत की सीमा, गांव की सीमा, गांव के क्षेत्र की सीमा, इनके सीमा के चिन्ह को निर्धारण किया जाता है। सीमा के चिन्हों का निर्धारण करना, और उसमें सरकार की क्या प्रक्रिया है, क्या सरकार के अभिलेख अधिकारी की शक्तियां हैं, ये धारा 48 में आता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब जो सजरा प्लान आपके सामने होता है, वो सजरा प्लान उसी कार्रवाई के बाद आता है। तो उसमें कैसे होता है, मैं थोड़ा सा उसका ब्रीफ बताना चाहूँगा कि जहाँ पर ये सीमा चिन्हों का निर्धारण कराने की स्वयं प्रेरणा से या किसी आवेदक के परिस्थितिवश ये निर्णय लिया जाता है, तो उसमें राज्य द्वारा एक अभिलेख अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, और उस अभिलेख अधिकारी को वो शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। फिर वो अभिलेख अधिकारी वहाँ पर एक अभिलेख की कार्रवाई करता है और सर्वेक्षण की कार्रवाई करता है। दोनों कार्रवाई के बाद वो वहाँ के व्यवस्था को देखते हुए, वहाँ के वर्तमान सिस्टम को देखते हुए, या कोई सिस्टम अगर वहाँ नहीं है तो कब्जेदारों की स्थिति को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर उस क्षेत्र का सीमा चिन्हों का निर्धारण किया जाता है। अब इसमें विशेषकर ये क्या होता है, ब्रिटिश टाइम की व्यवस्था है कि जब जहाँ पे 2 गाँव की सीमा मिलती है या 3 गाँव की सीमा मिलती है, कभी कभी 4 गाँव की सीमा मिलती है, तो उस वक्त पत्थर के बने हुए बड़े साइज के पिलर्स गाड़ दिए जाते हैं। गाँव के पुराने गाँव में आज भी मिलते हैं। और जब लेखपाल साहब या कानूनगो साहब जमीन की पैमाइश करने धारा 24 में या 116 में कोई रेफरेंस उठाते हैं, या जब कभी कोई जमीन कोई विभाग अधिग्रहित करता है तो उसकी पैमाइश होती है, तो रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, सीमा चिन्हों की जरूरत पड़ती है। तो उन सीमा चिन्हों में वो पॉइंट्स ढूंढे जाते हैं। हम लोग, आपने देखा होगा, हम लोग भी जब प्राधिकरण की योजनाओं में जाते थे तो कोशिश करते थे वो सीमा चिन्ह हम लोगों को मिल जाए, और उनको एक तरह से रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस डेटम माना जाता है। तो उनकी स्थिति धीरे धीरे जब कोई क्षेत्र शहर के करीब हो जाता है और उसकी कीमतें बढ़ने लगती हैं, तो वहाँ पे लोग इंटेंशन से भी उनको या तो गायब कर देते हैं या उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। यद्यपि राजस्व संहिता में प्रोविजन ये है कि इस तरह के सीमा चिन्हों का रख रखाव संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति इंटेंशनली उनको आगे पीछे करे या हटाए तो उसमें उनको दंड देने का भी प्रोविजन है। लेकिन फिर भी ऐसा शहरों के आसपास के उस क्षेत्र में जहाँ पर जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं, विकास क्षेत्र बढ़ रहा है, ये घटना बहुत कॉमन है, और इसकी वजह से ये समस्या लेखपाल के सामने भी आती है कि जब लेखपाल साहब को पुराने ट्रांसफ़र हो जाते हैं, नए आते हैं, तो उनको समझने में वक्त लगता है। दूसरी बात देखिए सर, लेखपाल की जो नापने की प्रक्रिया है, हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में जाने हैं, वो एक तरह से चेन मेजरमेंट। चेन मेजरमेंट्स में हम कोण का नहीं निर्धारण करते हैं, ट्रायंगुलेशन नहीं करते हैं। 2 साइड्स के बीच में कोई एंगल बनना, उसका ध्यान नहीं रखते। अगर कोई मान लीजिए गाटा समाकार में नहीं है, तो उसके बीच में फिर हमको एंगल, पहले कंपास सर्वे होता था, और आज के समय में ये नई टेक्नोलॉजी में टोटल स्टेशन सर्वे होने लगा है, जिसमें बड़ी बड़ी परियोजनाओं के मैप को टोटल स्टेशन द्वारा सर्वे किया जाता है। तो जब हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो मेरा ये सुझाव है कि इन विवादों को, सीमांकन के विवादों को देखते हुए मेरा ये सुझाव है कि जब धारा 48 में अभिलेख अधिकारी के द्वारा सीमा चिन्हों का निर्धारण किया जाए, या जहाँ जहाँ किया जा चुका हो वहाँ पर भी उनकी जियो टैगिंग कराकर, उन सीमा चिन्हों की जियो टैगिंग कराकर
और उनके कोऑर्डिनेट्स को, जैसे नॉर्थिंग और ईस्टिंग जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको एक तरह से बनाया जाए, उसका डिजिटाइजेशन किया जाए, उसके निर्देशांक जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उनको फिक्स कर दिया जाए, उनको भी रिकॉर्ड कर दिया। जैसे जियो, आजकल हम बहुत सारी जगह जियो टैगिंग विभिन्न परियोजनाओं की जियो टैगिंग हो रही है, उनकी भी मतलब सीमा चिन्हों की फिजिकल पोजीशन को भी जियो टैग करके उनके जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको एक तरह से रिकॉर्ड करके और सुरक्षा के साथ पब्लिक डोमेन में, जैसे भूलेख में कंप्यूटराइज खतौनी तमाम डिटेल्स आ जाती हैं, वो रहे। जिससे ये होगा कि लेखपाल के अलावा हम लोग भी जो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, सिविल इंजीनियर उपयोग करते हैं, टाउन प्लानर्स यूज करते हैं, वो लोग भी उस को देख करके देख सकें कि इस गांव के सीमा चिन्ह यहाँ पर इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पर लगे हुए हैं। अगर वो वहाँ से डिस्टर्ब भी हो जाएंगे तो टोटल स्टेशन या जीआईएस सर्वे जो आजकल की आधुनिक टेक्निक है, उनको बहुत हल्के परिश्रम से हम दोबारा से रिस्टैब्लिश कर सकते हैं और फिर उसमें सीमाओं के विवादों को बहुत आसानी से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। आपका कहना है कि पहले गांव के सीमांकन के लिए जो स्टोन के पिलर्स लगाए जाते थे या आरसीसी के पिलर्स लगाए जाते हैं, 48 में अभी भी लगाए जाते, तो वो लगे रहें, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर लिया जाए और उनकी जियो टैगिंग करा ली जाए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फाइनल करके उसके निर्देशांक भी सुरक्षित पब्लिक डोमेन में रहे और पब्लिक डोमेन में भी, जैसे भूलेख में रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में है, आप उसको बहुत आसानी से देख सकते हो। पहले कभी क्या होता था साहब कि पुराने जमाने में लेखपाल जी के पास जाते थे, वही बताते थे किस जमीन का कौन मालिक है, कौन उसके पार्टनर्स हैं। अब उसको भूलेख पे हम बहुत आसानी से देख लेते हैं। इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसी में एक चीज ये भी जुड़ी है, बिल्कुल, और ये आज के समय में करना बहुत ही टेक्नोलॉजी ने सुविधाजनक कर दिया है। तो इससे हमारा जो अर्बन प्लानर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं या जो जानकार लोग हैं, वो उसको रेफरेंस पॉइंट को किसी भी वक्त इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उस ग्राम के अंदर उनकी भूमि कहीं भी होगी, सीमांकन के स्थायी बिंदु से स्थायी पॉइंट से कितनी भी दूर होगी, लेकिन अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं तो किसी भी समय बिना किसी के सहयोग से उसके माध्यम से वो अपनी जमीन का सीमांकन या नाप तौल जिस तरह से एंगल के साथ कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई हमारा मित्र आता है तो हम उसको अपने घर की एक लोकेशन सेंड कर देते हैं, फिर वो उसके सारे हमारे घर तक आ जाता है, उसको हर जगह पूछने की जरूरत नहीं। उसी पर ये बहुत आसानी से किया जा सकता है और बहुत सारे इस तरह के विवाद ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी की मदद से हल भी हो जी। नमस्कार था, आप लोगों का धन्यवाद, और फिर किसी और अच्छे विषय के लिए तिवारी जी जब अवसर देंगे तो मैं आपकी सेवा में उपलब्ध रहूँगा। और मेरा ईमेल आईडी kpsingh1693@gmail.com है। आपके सुझाव मुझे मार्गदर्शन देंगे, मैं इंतजार करूँगा। केपी सिंह जी ने हमारे स्टूडियो में आकर हमें जो समय दिया है इसके लिए हम उनके आभारी हैं, और भविष्य में मैं केपी सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि जन सुविधा के लिए, जनहित के लिए जो भी और बिंदु हैं, जो भी और टॉपिक्स हैं, उन पर हमें अपना मार्गदर्शन, हमारे दर्शकों का उत्साहवर्धन या ज्ञानवर्धन करते रहेंगे, ये हम उनसे आशा रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर चर्चा करेंगे।